जस्टिस हेमंत गुप्ता के ठीक उलट, जस्टिस हेमंत गुप्ता, उन्होंने कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराया था। जस्टिस धुलिया, उन्होंने जो अपील की गई थी कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ, उन्हें अलाउ किया है और अब यह मामला सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रेफर किया गया है और अब इस पर लार्जर बेंच कोई फैसला लेगी, सुनाएगी। मेरे कई सहयोगी इस वक्त आपको ग्राउंड पर दिखाई दे रहे हैं। जल्दी से हम रुक करेंगे जयपाल का उडुपी, जहां से पूरा विवाद शुरू हुआ। स्प्लिट वर्डिक्ट, वहां पर ग्राउंड पर लोग क्या कह रहे हैं? क्या कुछ स्टूडेंट्स आपको मिल पाए, किसी से बात हो पाई आपकी? जी देखिए अदिति, आपको बिल्कुल याद होगा कि लगभग ऐसी ही स्थिति कर्नाटक हाईकोर्ट के सामने में भी उत्पन्न हुई थी। सबसे पहले जब इस मामले की सुनवाई हुई थी तो जस्टिस दीक्षित ने इसकी सुनवाई की थी, लेकिन अगले ही दिन उन्होंने ये कहा था कि ये मामला जो है लार्जर बेंच को भेजा जाना चाहिए। हम मानते हैं और हिजाब का तस्करा ऑलरेडी अल्लाह ने कुरान में सूरह अहज़ाब और सूरह नूर में किया हुआ है, जिसमें ये हुक्म दिया। ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं, महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। है मुस्लिम औरतों को कि अपने सरों को कवर किया जाए, लिहाजा अपने मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 25 में भी और 21 में भी, जिसमें कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का तस्करा है, उसके तहत भी तमाम शहरियों को इस बात का हक़ है कि वो अपने हिसाब से अपने मज़हब को फॉलो करें और उसी के साथ साथ अपने मुल्क का जो कस्टम है, जो ट्रेडिशन है, उसको देखते हुए भी बच्चियों को अपने सर को कवर करने से नहीं रोकना चाहिए। क्योंकि अगर बच्ची एक कोई मॉडेस्टली ड्रेसअप हो करके स्कूल जा रही है तो उसमें किसी को क्या एतराज़ हो सकता है। आर्टिकल 15 में भी अगर आप देखें तो उसमें भी इस बात का तस्करा किया गया है कि किस तरीके से औरतों की मॉडेस्टी का ख्याल हर वक्त रखना चाहिए। लिहाजा इन तमाम बातों को मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों की राय यही है कि हिजाब जो है इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ इस्लाम। तो यहाँ पर लगातार रिएक्शंस आ रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि हिजाब इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ इस्लाम। हालांकि कर्नाटक हाई कोर्ट ने इसे एसेंशियल पार्ट ऑफ इस्लाम नहीं बताया था और जस्टिस धुलिया ने भी इसे एसेंशियल पार्ट ऑफ इस्लाम की बात नहीं की। जब उसको सुनते हैं तो उन्होंने जो एम्फेसिस दिया है, उन्होंने ज़्यादा एम्फेसिस उसको चॉइस के ऊपर छोड़ा है। ये उसका अपना चॉइस है, लड़की का अपना चॉइस है, वो अपने सिर पे हिजाब रखना चाहे, सिर पे अपना दुपट्टा रखना चाहे या जो भी कुछ करना चाहे, इट इज़ हर ओन चॉइस। ये उसके ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फेसिस दिया है जस्टिस धुलिया ने। और दूसरा, एक एजुकेशन, जो बच्ची का, लड़की का, गर्ल चाइल्ड का जो एजुकेशन है, उसके ऊपर बड़ा एम्फेसिस दिया है कि रिमोट एरियाज़ में, गाँवों में, देहात में, जहाँ पर एजुकेशन बड़ी मुश्किल से मिल पाती है, बच्चे स्कूल बड़ी मुश्किल से पहुँच पाते हैं, वहाँ पर बच्ची जो है अपने माँ के साथ काम करवाती है, वो कपड़े धुलवाती है, वो घर के काम करती है, उसके बाद फिर वो स्कूल जाती है, तो उसको कितने रेजिस्टेंस को फेस करने के बाद तो स्कूल पहुंचना पड़ता है। और वो स्कूल में भी पहुंचने के बाद अगर उसको डिफरेंट रूल्स है और डिफरेंट गाइडलाइंस से अगर गवर्न होना होगा तो उससे उसके एजुकेशन पे बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो उन्होंने ये चीज़ के ऊपर ज़्यादा एम्फेसिस दिया है, गर्ल चाइल्ड की एजुकेशन के ऊपर। जबकि हेमंत गुप्ता हैं, उन्होंने साफ तौर पर जो तमाम याचिकाकर्ताओं की याचिका थी उसे खारिज करते हुए कहा कि 10 सवाल भी उठाए। हाँ, नहीं, वो बात सही है, डिफरेंट ओपिनियंस होते हैं। जस्टिस हेमंत गुप्ता का अपना व्यू है, जस्टिस धुलिया साहब का अपना व्यू है। उन्होंने उसके अंदर जो पॉइंट्स रखे थे वो जो है उसको जो है उन्होंने उसमें स्कूल के करिकुलम के हिसाब से जो पॉइंट्स बनाए थे कि एजुकेशन को उसको रेगुलेट करने के लिए, स्कूल के यूनिफॉर्म्स को रेगुलेट करने के और बहुत सारी चीज़ों को कवर करके उन्होंने जो पॉइंट्स बनाए थे, उन्होंने उस हिसाब से अपना जजमेंट प्रोनाउंस करा है। लेकिन जस्टिस धुलिया ने उसको डिफरेंट तरीके से उसको इशूज़ को बनाया है और बड़े रिस्पेक्टेबल तरीके से उन्होंने डिफर करा। उन्होंने बेंच में बोला भी कि आई हैव ग्रेट रिस्पेक्ट टू ऑनरेबल जस्टिस गुप्ता। अब आप लोग का क्या मूव होगा सर? देखिए, अब हमारा मूव जो है वो डिपेंड, अब वो चूंकि लार्जर बेंच को रेफर हो गया है तो लार्जर बेंच में क्या इश्यूज बनेंगे, क्या इश्यूज, नए इशू तैयार होंगे, क्या क्वेश्चन नए तैयार होंगे, तो उस हिसाब से हम इसको एड्रेस करेंगे। एक अहम और जो कर्नाटक हाई कोर्ट का जो फैसला है, क्या वो अभी लागू रहेगा? क्योंकि दोनों जजों के जो फैसले हैं बिल्कुल अलग अलग हैं। इसके ऊपर देखिए डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, कोई बोलेगा लागू नहीं होगा, कोई बोलेगा लागू होगा, क्योंकि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। जजेस ने, एक जज साहब ने कुछ और लिखा है, दूसरे जज साहब ने कुछ और लिखा है। सो आई कैन नॉट से कि इसके ऊपर सच क्या होगा, क्योंकि ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसके अंदर के कानून की भाषा में क्या कह सकते हैं? कानून की भाषा में तो इसको ये कह सकते हैं कि अभी वो एक तरीके से उसको कह सकते हैं कि वो अभी मतलब इट इज़ अ पेंडिंग इशू, मतलब अल्टीमेटली इट हैज़ नॉट कम टू अ क्वाइटस।
मतलब वो फाइनली एक क्वाइटस उसके ऊपर आया नहीं है, स्टिल इट इज़ अ पेंडिंग इशू, उसके अंदर अभी क्या है क्या नहीं है, मतलब इस टाइप की एक सिचुएशन है। तो ये हमारे साथ याचिकाकर्ता थे, साफ तौर पर कह रहे थे कि अभी दोनों जजों का जो आदेश आया है बिल्कुल अलग अलग आया है। अब लार्जर बेंच में क्या मूव होता है वो देखने वाली बात होगी। राजू राज, जी मीडिया, दिल्ली। और यहाँ पर जस्टिस धुलिया को लेकर लगातार बात की जा रही है और मेरे सहयोगी अरविंद हमारे साथ हैं। अरविंद, जस्टिस धुलिया को लेकर लगातार अब जस्टिस धुलिया के स्टेटमेंट्स को लेकर बहुत ज्यादा डिस्कशन हो रहा है। अरविंद, आपके साथ जो वकील साहब हैं उनसे जो कुछ कहा गया है दोनों जस्टिस द्वारा, और आगे क्या होगा? अब हर किसी के जहन में वही सवाल है लार्जर बेंच को लेकर। बिल्कुल अदिति, जस्टिस सुधांशु धुलिया ने दो बड़ी बातें कही हैं। पहला ये कि उन्होंने कहा है कि हाईकोर्ट को इस बहस में नहीं जाना चाहिए था कि हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा है नहीं, इसे मूल अधिकारों की कसौटी पर परखना चाहिए था, ये व्यक्तिगत पसंद का मामला है। और दूसरा उन्होंने कहा कि स्कूली छात्राओं की ये देखना चाहिए कि हम उनकी जिंदगी बेहतर बना रहे हैं नहीं, उनको स्कूल में आने से रोकने से लेकर के या नहीं, क्योंकि स्कूली छात्राएं, उन्होंने ये भी कहा कि बहुत सारे घर के काम करती है तब जाकर के स्कूल पहुंचती हैं। तो याचिकाकर्ताओं की जो दलील थी उसको उन्होंने अहमियत दी। हमारे साथ अनस तनवीर हैं जो इस वक्त याचिकाकर्ताओं की तरफ से पेश हुए थे। अनस जी, इस पूरे मामले को लेकर के बहस हुई, आपकी तरफ से बड़े सीनियर एडवोकेट ने अपनी बात रखी। अब पहली बात सवाल जो जहन में है कि दोनों जजों की राय अलग अलग है, इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी एक मत से नहीं है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि हाईकोर्ट का जो फैसला है फिलहाल तो बरकरार रहेगा जब तक बड़ी बेंच तय नहीं कर देती। जी, फिलहाल के लिए अभी बरकरार रहेगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक स्प्लिट वर्डिक्ट है और कोई स्टे नहीं है इस मुद्दे पे, तो अभी के लिए बरकरार रहेगा। जस्टिस हेमंत गुप्ता ने जो कहा कि हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है, उन्होंने 11 सवाल तय किए। 11 सवालों को एड्रेस करते हुए उन्होंने माना कि ड्रेस कोड जो है वो एक वाजिब प्रतिबंध है। उस पर आप क्या कहें? देखिए, अभी हमको वो जजमेंट की कॉपी आई नहीं है। जब जजमेंट आ जाए, जो ऑपरेटिव पार्ट है उन्होंने सिर्फ क्वेश्चन मेंशन किया। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि इन ग्राउंड्स पे डिसमिस किया जा सकता है, और उन्होंने डिसमिस कर दी है जितनी अपील फाइल हुई थी। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर हम सारा बानों में जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था उसके हिसाब से भी देखें तो हिजाब एक एसेंशियल पार्ट है रिलीजन का, और इसी तरह अपहोल्ड करना चाहिए। लेकिन हमारा आर्ग्यूमेंट हाईकोर्ट से लेके, खास करके हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े साहब जिन्होंने हमको लीड किया था इस मैटर में, किन ग्राउंड्स पर इन अपील्स को डिसमिस किया, अगर आप उनसे पूछ पाए। हाईकोर्ट को एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस डॉक्ट्रिन में नहीं जाना चाहिए, और अगर सुप्रीम कोर्ट जैसे हेमंत गुप्ता का जो व्यू है अगर वो भी माना जाए एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस में जाते हैं तो सभी माना के जजमेंट रिव्यू जजमेंट के हिसाब से इसको 9 जजेस के सामने जाना। साहब, आप ये कह रहे हैं कि अभी आपको जस्टिस हेमंत गुप्ता का फैसला पढ़ना पड़ेगा, तभी आप बता पाएंगे किस आधार पर उन्होंने आपकी अपील को खारिज किया। लेकिन जो 11 सवाल उन्होंने पढ़े हैं ऑपरेटिव पार्ट में, उस आधार पर आपको क्या लगता है? इसको सीधा 5 जजों को भी भेजा जा सकता है। सर, एक महत्वपूर्ण सवाल, क्या अब जो कर्नाटका हाईकोर्ट का जो आदेश है, क्योंकि दोनों जजों के आदेश अलग अलग हैं, तो जो कर्नाटका हाईकोर्ट का आदेश है क्या अभी जारी रहेगा, वो कंटिन्यू रहेगा? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी इस पे स्टे नहीं दिया था, कोई भी रोक नहीं लगाई थी। अगर रोक होती तब थोड़ा सा मामला कॉम्प्लिकेटेड हो सकता था, लेकिन चूंकि कोई स्टे नहीं सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, इसलिए स्थिति ये है कि कर्नाटका हाईकोर्ट का जजमेंट प्रिवेल कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि फिलहाल जो बैन है वो जारी रहेगा मेरी समझ से। सर, किन मुद्दों पर दोनों जजों की राय अलग अलग रही है? देखिए, जो जस्टिस धुलिया हैं, जस्टिस हेमंत गुप्ता ने 11 प्रश्न उसमें वो किए, फ्रेम किए हैं, और उन्होंने कि जैसे क्या है कि बहुत सारे जो भी बहुत लंबे आर्गूमेंट चले थे, उसमें ये भी था कि क्या सरकार के पास अधिकार है कि नहीं है, जो हमारा फंडामेंटल राइट यानी कि हमारा जो राइट है उसमें उसका वायलेशन है कि नहीं फंडामेंटल राइट्स का। तो ये बहुत सारे प्रश्न उन्होंने 11 प्रश्न वो किए हैं, और उन्होंने कहा है कि जो ये मतलब अपील है ये डिसमिस की जाती है, और जो कर्नाटका का जीओ है उसको भी खारिज किया जाता है, और इसके जो है विपरीत जस्टिस धुलिया ने सारी अपीलें अलाउ की हैं, और हाईकोर्ट के जजमेंट को उन्होंने खारिज कर दिया है। तो ये और मेरे सहयोगी अरविंद लगातार हमारे साथ हैं। अरविंद, यहाँ पर हम जस्टिस धुलिया को लेकर बात कर रहे हैं। मैं उनकी जो स्टेटमेंट्स पढ़ पा रही हूँ, क्योंकि आप कोर्ट रूम में मौजूद थे, तो आप मुझे दुरुस्त भी कर दीजिएगा। एक तो जो एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस को लेकर जस्टिस धुलिया ने कहा कि उस डिबेट में कर्नाटक हाईकोर्ट को नहीं जाना था। उन्होंने ये कहा इट्स अ मैटर ऑफ चॉइस, नथिंग मोर नथिंग लेस। और तीसरी बात उन्होंने कही कि इट इज अ मैटर ऑफ आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 19। आपके साथ जो वकील साहब है, अगर थोड़ा सा इसे हमारे दर्शकों को इलैबोरेट कर सके कि जस्टिस धुलिया के हिसाब से ये बहस या फंडामेंटल क्वेश्चन जो है वो क्या है, क्योंकि वो हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा है या नहीं, उस बहस में नहीं जा रहे।
बिल्कुल तनवीर साहब, यहाँ पर जो आप लोगों का आर्गुमेंट रहा, खासतौर से जो ज़्यादातर वकील थे, उन्होंने ये कहा कि कोर्ट को इस बहस में जाना ही नहीं चाहिए था कि हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा है नहीं, उसे मूल अधिकारों की कसौटी पर रखना चाहिए था। जस्टिस सुधांशु धुलिया ने भी कहा कि व्यक्तिगत पसंद का मामला है, आर्टिकल 19 यानी अभिव्यक्ति की आज़ादी के तहत जो एक व्यक्तिगत पसंद का अधिकार बनता है उसका मामला है। आपको कैसा लगता है कि आखिर क्यों हिजाब पर बैन, वो भी स्कूल कॉलेज के अंदर, किस तरीके से फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर रहा है? So we are going to follow the rules which are framed according to Karnataka Education Act in Karnataka. Definitely 3-bench Supreme Court is going to think everything on the demand of the students and the order of the Karnataka Education Department. And we expect a better judgment there. So, hijab will be henceforth banned. Will continue the ban? Yeah, the ban of hijab will continue. As you know that Karnataka Education Act and rule does not permit any religious items inside the class. So we are very clear that no student can wear hijab inside the class. So are you disappointed with not getting complete verdict because it has gone to a larger bench, or you expected this? The matter is going to continue. The matter will continue. No, I had expected that, as I said, worldwide ladies are demanding they will not wear hijab, they will not wear burqa. Even in the countries like Iran and Iraq. तो बीसी नागेश शिक्षा मंत्री हैं कर्नाटक सरकार में, वो ये कह रहे हैं जो बैन है वो कंटिन्यू रहेगा, और साथ ही वो ये दलील दे रहे हैं कि दुनिया भर में बुर्का और हिजाब को लेकर किसी तरह की पाबंदी या किसी तरह की जरूरी नहीं है, अनिवार्य नहीं है इसको पहनना। इस समय आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आलोक कुमार जी को, वीएचपी के प्रेसिडेंट ने। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आपसे सवाल मेरा ये है, सबसे पहले तो आप कैसे देखते हैं, सबसे पहले तो आपका रिएक्शन चाह रही हूं मैं। अभी तो मामला उतना ही अनिर्णीत है जितना यहाँ आने से पहले था। एक स्प्लिट वर्डिक्ट है, एक बड़ी बेंच को जाना है। सीजेआई को ये मामला रेफर कर दिया गया है, अब इस पर लार्जर बेंच का गठन किया जाएगा और साथ ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रेफर किया गया। और आलोक जी हमारे साथ है। आलोक जी, जो सवाल जिसका जवाब मैं आपसे चाह रही थी, सबसे पहले तो आपका पहला कमेंट, और जब हम इस स्प्लिट वर्डिक्ट को देख रहे हैं तो मैं आपसे ये भी पूछूंगी, क्या इस वक्त हमारे पास पहले के मुकाबले सवाल ज्यादा हैं? मैं ये समझता हूं कि ये सवाल दोनों स्तरों पे सोचा जाना चाहिए, कानून के स्तर पर भी और सामाजिक स्तर पर भी। दुनिया के मुसलमान हिजाब से मुक्त होने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ईरान में एक लंबा आंदोलन चल रहा है, एक महिला जेल में मारी भी गई थी, उसके बावजूद भी प्रदर्शन हो रहे हैं और थम नहीं रहे। लोग मंच पर आते हैं और सबके सामने बाल काटते हैं, अपना सिर खुला रखते हैं। तो भारत के मुसलमान पुराने समय से बंधे हुए क्यों रहे? वो हिजाब को एक मजबूरी क्यों बनाई? क्या भारत की महिलाओं को भी बाकी सबके समकक्ष आने का अधिकार नहीं है? और इसकी आवाज क्यों इस्लाम के अनुयायियों में से नहीं उठनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। जो कानूनी प्रश्न है वो जरूर उलझ गया है। दोनों जजेस ने विपरीत फैसला दिया है। जब तक बड़ी बेंच फैसला नहीं करती तब तक कर्नाटक हाई कोर्ट का निर्णय लागू रहेगा। कोर्ट के निर्णय का सबने सम्मान करना चाहिए। खास तौर पे उन लोगों ने सम्मान करना चाहिए जो कोर्ट के सामने गए थे और जाने के बाद निर्णय हुआ। जब तक वो निर्णय है उस निर्णय को आदर से मानना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन ये जो स्प्लिट वर्डिक्ट रहा, क्या आपको नहीं लगता अब इसके बाद ये जो एक तरह का मतभेद था दोनों जस्टिस के बीच में, इसमें अब सियासत की गुंजाइश और ज्यादा हो गई है? और ये जो विवाद है जो पहले ही लगातार सुर्खियों में था,
अब ये विवाद और उन लोगों के हाथ में, उन लोगों के पास और दलीलें होंगी, जिसमें जब जस्टिस धुलिया ये कहते हैं कि इट इज ओनली अ मैटर ऑफ चॉइस, वो आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 की बात करते हैं। और साथ ही वो ये कहते हैं इस बहस में तो कर्नाटका हाईकोर्ट को जाने की जरूरत ही नहीं थी कि हिजाब इस्लाम की एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है या नहीं। मुश्किल ये हुई थी कर्नाटक हाईकोर्ट के सामने कि जो पिटीशन वहां फाइल हुआ था वो तो केवल असेंशियल प्रैक्टिस के आधार पर था। तो अगर पिटीशनर कहता है कि इस बात को एग्जामिन करो कि असेंशियल प्रैक्टिस है कि नहीं है, तो कोर्ट के पास में कोई ऑप्शन नहीं था। उसने विचार किया, असेंशियल प्रैक्टिस नहीं है, ऐसा उसने पाया। इस फाइंडिंग को सुप्रीम कोर्ट ने डिस्प्लेस नहीं किया है। उन्होंने, एक जज ने कहा है कि अनावश्यक था, पर जिन्होंने उठाया था उसका निर्णय किया। और जब असेंशियल प्रैक्टिस नहीं है तो स्कूल में बच्चे को क्या पहन के आना चाहिए, और ये केवल क्लासरूम की बात है, बाकी जगह की बात नहीं है। इसलिए उस निर्णय को स्वीकार किया जाना चाहिए। मैं समझता हूं कि अ बेटर सेंस वुड प्रिवेल, और इस बात को सब लोगों ने विचारना चाहिए कि क्या हम इनको तनाव का मुद्दा बनाएं, क्या हम हिजाब को आवश्यक मान करके अपनी बच्चियों को। जी, एक सवाल जिसका संक्षेप में अगर आप जवाब दे पाए, क्योंकि इसमें एक तरफ पर्सनल चॉइस है, मैटर ऑफ पर्सनल चॉइस है, और दूसरी तरफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अपने राइट्स हैं। यहाँ हम ड्रेस कोड की बात कर रहे हैं, हम यहाँ यूनिफॉर्म की बात कर रहे हैं। उस लिहाज से वो सवाल जो कर्नाटक हाईकोर्ट के सामने कि एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है हिजाब या नहीं इस्लाम के लिहाज से, वो सवाल एक इंपॉर्टेंट था। लेकिन ये जो क्लैश है, एक तरफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के राइट्स और दूसरी तरफ ये पर्सनल चॉइस, इस क्लैश को आप कैसे देखते हैं? ये जो पर्सनल चॉइसेस हैं वो पर्सनल लाइफ में मेंटेन करें, कोई आपत्ति नहीं, पर वो सामाजिक मिलन के स्थानों पर जाएं और करें, वो ठीक नहीं होगा। अगर किसी क्लब में कोई प्रिस्क्राइब्ड ड्रेस है, अगर कोई ऑफिस का कोई प्रिस्क्राइब्ड ड्रेस कोड है, अगर सेना के अंदर वर्दी पहनना आवश्यक है, तो उसमें से अपने लिए अपवाद खड़े करना, तो पर्सनल चॉइस की लिमिटेशंस ये हैं कि जहां आप जा रहे हैं वहां के अनुशासन का वेश के बारे में भी पालन करें। और इसलिए द क्वेश्चन ऑफ पर्सनल चॉइस इज लिमिटेड टू द पर्सनल लाइफ एंड नॉट टू अ कलेक्टिव थिंग दैट हैपेंस। स्कूल में, ऑफिसेज में, बाकी जगह पर क्या पहना जाएगा ये तय करने का स्कूल को अधिकार है, होना भी चाहिए। आलोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस डिस्कशन में शामिल होने के लिए और आपने जो आपके इनसाइट्स है वो शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आभार आपका। मेरे दो सहयोगी इस वक्त साथ हैं, एक तरफ अरविंद है सुप्रीम कोर्ट, जहां पर ये दोनों जस्टिस जिन्होंने ये फैसला सुनाया, स्प्लिट वर्डिक्ट आया, और दूसरी तरफ हम आपको लगातार जयपाल के पास भी लेकर जा रहे हैं। बार बार हम आपको ये भी बता रहे हैं कि उडुपी, जहां से ये पूरा विवाद शुरू हुआ, वहीं पर इस वक्त जयपाल खड़े हैं। जयपाल, वहां पर ग्राउंड पर क्या किसी स्टूडेंट से या वहां पर जो फैकल्टी है उससे किसी से आपकी बात हो पाई है ग्राउंड पर? वहां लोग क्या कह रहे हैं, ये जो स्प्लिट वर्डिक्ट है उसे लेकर क्या राय है? जी देखिए अदिति, एक तरह से देखा जाए तो इस पूरे जो स्प्लिट वर्डिक्ट आया है उसके बाद जो है थोड़ी सी निराशा हुई है। हालांकि कॉलेज में छुट्टी है, छात्र भी नहीं है और जो फैकल्टी है वो भी नहीं है, लेकिन कुछ नॉन टीचिंग स्टाफ जरूर हैं जिनसे हमने बात करने की कोशिश की और उनसे जानना चाहा। कैमरे पर तो नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर वर्डिक्ट आता तो ज्यादा अच्छा था, क्योंकि आप देखिए कि यही वो जगह है, यही वो स्कूल है जहां पर से दरअसल ये पूरा विवाद शुरू हुआ था दिसंबर 2021 के आखिरी हफ्ते के अंदर में, जब कुछ मुस्लिम लड़कियों ने इस हिजाब के बिना क्लास अटेंड करने से मना कर दिया था। और उसके बाद ये विवाद जो है लगातार आगे बढ़ता रहा और उसके बाद फरवरी महीने तक ये विवाद जो है कर्नाटका हाईकोर्ट पहुंच गया। जो स्थिति इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर में हुई है, लगभग वही स्थिति कर्नाटका हाईकोर्ट में भी हुई थी, जो सिंगल बेंच इसकी सुनवाई कर रही थी और उसके बाद सिंगल बेंच ने इस मामले को चीफ जस्टिस ऑफ कर्नाटका को रेफर किया था, जिसके बाद जो है 3 जज बेंच को इस मामले को रेफर किया गया था, जिसका निर्णय आया, जिसकी अपील में जो पटिशनर हैं। नहीं, लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ कि मायूसी किस बात की है, क्योंकि यहाँ पर हम स्प्लिट वर्डिक्ट की बात कर रहे हैं। अभी भी तमाम अब ये मामला जाएगा लाजो बेंच के पास, और वो तस्वीर भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं जब मुस्कान
अल्लाहू अकबर का उसने नारा लगाया था और एक पोस्टर गर्ल के तौर पर उसे यहीं से प्रोजेक्ट किया गया था। वो तस्वीर भी आप अपने स्क्रीन पर यहाँ पर देख पा रहे हैं। लगातार इस्लाम की बात हुई है क्योंकि ये मामला हिजाब से जुड़ा हुआ है। एक बड़ी बहस रही कि हिजाब क्या अनिवार्य प्रैक्टिस है, अनिवार्य प्रथा है, एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है इस्लाम की, जिसे हालांकि जस्टिस धुलिया ने कहा कि कर्नाटक हाईकोर्ट को इस डिबेट में जाने की जरूरत नहीं थी। मेरे सहयोगी अरविंद इस वक्त हमारे साथ है। अरविंद, मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ, दो बातों को लेकर क्लैरिटी है। एक तो जो 2 जस्टिस की बेंच थी उसकी ये स्प्लिट वर्डिक्ट आया, उसके बाद इस मामले को सीजेआई को रेफर किया गया। अब आगे क्या होगा? ये जो लार्जर बेंच की बात की जा रही है, 3 जज बेंच की बात की जा रही है, उसे लेकर किस तरह से ये जो कानूनी प्रक्रिया है ये आगे बढ़ेगी? जरा सा सरल भाषा में हमारे दर्शकों को बताइए आप। देखिए, अगर 2 जजों की बेंच है और उनकी राय अलग है तो ऐसी सूरत में बेंच मामला चीफ जस्टिस को रेफर करती हैं और चीफ जस्टिस जो कि मास्टर ऑफ रोस्टर होते हैं वो तय करते हैं कि कौन सी बड़ी बेंच हो, उसमें कौन कौन से जज शामिल हो, तो वो बड़ी बेंच का गठन करेंगे। यहाँ पर अहम बात यह भी है कि सुनवाई के दौरान खुद याचिकाकर्ताओं की तरफ से कुछ वकीलों ने यह भी कहा था कि यह मामला संविधान पीठ को सौंपा जाना चाहिए। संविधान पीठ में कम से कम 5 सदस्य होते हैं, तो उनकी यह मांग थी कि यह मामला चूंकि संवैधानिक पहलू से जुड़ा मामला है, सबरीमाला जो मामला आया था, जो 9 जजों की बेंच को रेफर किया गया, उसमें भी अनिवार्य धार्मिक परंपरा का सवाल उठा था, तो संविधान पीठ के सामने यह मामला जाना चाहिए सुनवाई के लिए। हालांकि इन दोनों जजों ने इस पूरे मामले को सुना, 10 दिन तक सुनवाई के बाद ऑर्डर सुरक्षित रखा और उसके बाद आज फैसला दिया है। तो अब ये चीफ जस्टिस पर निर्भर करता है कि जो बड़ी बेंच का गठन करते हैं उसमें कितने जज होंगे। याचिकाकर्ताओं की तरफ से ये कहा गया है कि संविधान पीठ को ये मामला एक सेकंड दर्शकों को समझाने के लिए, क्या ये मामला अब भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को जा सकता है या उसके लिए इन दोनों जस्टिस को इसे रेफर करने की रिकमेंडेशन देनी थी या सीजेआई को इस पर कॉल लेना है? नहीं, बिल्कुल, अब चीफ जस्टिस को इस पर फैसला लेना है। दोनों जजों ने ये आग्रह किया है चीफ जस्टिस से कि वो बड़ी बेंच का गठन करे। वो बड़ी बेंच में कितने सदस्य होंगे, क्या वो संविधान पीठ होगी, कौन कौन जज उस बेंच के सदस्य होंगे, ये चीफ जस्टिस तय करेंगे कितने सदस्यों की वो बेंच होगी। लेकिन सुनवाई के दौरान जो जिरह हुई थी उसका मैं हवाला दे रहा था कि उनका ये कहना था कि ये मामला संविधान पीठ को सौंपा जाना चाहिए। मैं यहाँ पे आपसे ये भी समझना चाहूंगी क्योंकि यहाँ पर हम संवैधानिक बेंच की बात कर रहे हैं, कौन से वो केसेस होते हैं जिन्हें संवैधानिक बेंच को रेफर किया जाता है? अभी आपने सबरीमाला का जिक्र किया, क्या ये केस उन पैरामीटर्स में फिट होता है? बिल्कुल, कई सारे संवैधानिक पहलू इस मामले को लेकर के जुड़े हुए हैं। एक बड़ा सवाल ये है कि क्या ड्रेस कोड एक वाजिब प्रतिबंध है या नहीं, क्योंकि एक बड़ी बात है कि कोई भी मूल अधिकार एब्सोल्यूट नहीं होता। कुछ, चाहे वो नैतिकता हो, स्वास्थ्य हो या फिर पब्लिक ऑर्डर हो, अगर उनका वायलेशन हो रहा है तो उस आधार पर उस अधिकार पर वाजिब प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। तो एक बड़ा सवाल तो यही है कि क्या ड्रेस कोड एक वाजिब प्रतिबंध है या नहीं, क्योंकि बार बार याचिकाकर्ताओं की तरफ से आर्टिकल 14 यानी कानून के समान समानता का अधिकार, इसके अलावा आर्टिकल 19 अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार, आर्टिकल 21 जीवन का अधिकार, आर्टिकल 25 यानी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इनका बार बार हवाला दिया गया। आज जस्टिस सुधांशु धुलिया ने भी ये कहा है कि ये व्यक्तिगत पसंद का मामला है। व्यक्तिगत पसंद जो है वो आर्टिकल 19(1)(a) के तहत के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पर भी ये बड़ा सवाल है कि क्या ये संवैधानिक अधिकारों का हनन है या नहीं। इससे अलावा एक बड़ा सवाल ये है कि क्या हिजाब इस्लाम की अनिवार्य धार्मिक परंपरा है या नहीं। हालांकि हाईकोर्ट ने यह तय किया था कि यह अनिवार्य धार्मिक परंपरा नहीं है। यहाँ पर ज्यादातर याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा गया है कि इस बहस में जाने की जरूरत नहीं है। जब हम पर्सनल चॉइस और लिबर्टी की बात कर रहे हैं इंडिविजुअल्स के लिए, यहाँ पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अपने राइट्स का क्या, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा उन्हें गारंटीड है। और मुझे याद है कर्नाटक हाईकोर्ट ने जब फैसला सुनाया था तो उनके द्वारा साफ तौर पर कहा गया था कि जो यूनिफॉर्म को लेकर जो पाबंदी लगाई गई है, दरअसल वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन थी, उसे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन करार दिया गया था। तो वो क्लैश भी कहीं ना कहीं उस पर भी यहां पर बहस होगी। तो हम आपको ये बता रहे हैं कि किस तरह से हिजाब को लेकर ये जो विवाद था, इस पर बड़ा फैसला आया है। पहला अपडेट आपके लिए ये है, सीजेआई को इसे रेफर किया गया है, सीजेआई ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब वो ये डिसाइड करेंगे लार्जर बेंच को इसे रेफर करना है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को इसे रेफर करना है, जैसे कि अरविंद आपको एक्सप्लेन कर रहे थे। और साथ ही दूसरी बड़ी बात ये है कि अभी ये जो पाबंदी है हिजाब पर, ये जारी रहेगी, ये पाबंदी हटी नहीं है, भले ही ये स्प्लिट वर्डिक्ट आया हो, ये बटा हुआ फैसला आया हो। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। मुरारी तिवारी जी, ये जो स्प्लिट वर्डिक्ट आया, आप इसे कैसे देखते हैं? बहुत लॉजिकल है। अगर दोनों जजेस के अलग अलग आप जजमेंट देखें तो दोनों के अलग अलग अपने लॉजिक्स और बहुत ही अच्छे लॉजिक लग रहे हैं। लेकिन इस सिचुएशन में तो एक लार्जर बेंच डिसाइड करेगी। अगर जस्टिस गुप्ता की बात करें
तो उन्होंने एक स्कूल में एक यूनिफॉर्मिटी के लिए उन्होंने काफ़ी अच्छे अच्छे इश्यूज रेज किए हैं। उधर जस्टिस धुलिया की बात करें तो उन्होंने बहुत ही एक कहते हैं ना इंटरनल इशू को टच कर दिया है कि जहाँ पर रूरल एरियाज में बच्चे, जहाँ लड़कियाँ हैं, जहाँ उनके एजुकेशन के लिए उनको भेजना ही उनके पेरेंट्स का बड़ा मुश्किल है। अगर वो ये हिजाब की वजह से कहीं उनके बीच में रिस्ट्रिक्शन आ जाए तो वो भी एक बहुत बड़ी समस्या है। और दोनों आपने देखा जस्टिस गुप्ता ने करीब करीब 11 इश्यूज रेज किए हैं और ये 11 इश्यूज ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अब ऐसी स्थिति में तो एक बहुत ही कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है, इसीलिए ये बेंच अब लार्जर बेंच में जाएगा। हो सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में भी जाए। लेट अस होप फॉर द बेस्ट। ये सारा सीजीआई के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, हाजिक खान भी हमारे साथ है। हाजिक खान, आप कैसे देख रहे हैं फैसला? बैन तो अभी बरकरार रहेगा, जाहिर तौर पर या तो लार्जर बेंच के पास जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास जाएगा, सीजीआई डिसाइड करेंगे वो। देखिए मैडम, बेंच जो हाई कोर्ट का जो कर्नाटक का है वो तो लागू रहेगा। क्यों नहीं रहेगा लागू? जब अभी सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला नहीं दिया, उसके ऊपर स्टे नहीं किया, तो वो तो लागू रहेगा। उस पर इतनी चर्चा करने की जरूरत भी नहीं है अब कोई। वो तो जब तक सुप्रीम कोर्ट उस पर कोई फैसला ना दे या उस पर स्टे ना करे तो वो तो लागू रहता है। ये तो कोई भी कानून का जानकार है वो तो जानता है इस बात को। लेकिन बात ये है कि दो जजों के बीच में दो फाड़। मैंने आपसे सिर्फ रिएक्शन मांगा, आपसे थोड़ी कहा कि आप कानून की व्याख्या कीजिए और बताइए कि जारी रहेगा या नहीं रहेगा। तमाम रिएक्शन हम दिखा रहे हैं लगातार। आप ये बताइए ना, जो स्प्लिट वर्डिक्ट आया और जो जस्टिस गुप्ता ने कहा, जो अपहोल्ड किया कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को, सही ठहराया उसे, अपील्स को जो रिजेक्ट किया, डिसमिस किया, उस पर बात कीजिए ना आप। देखिए दोनों जजों की अपनी अपनी राय है मैडम। दोनों जजों ने उस पूरे हाई कोर्ट के और जो सरकार थी कर्नाटक की उसकी सारे कानून को पढ़ा और पढ़ने के बाद उन्होंने अपनी अपनी राय दी। और उस राय में गुप्ता साहब की राय ये रही कि उसको रिजेक्ट कर दिया, उनकी अपील को, जो हिजाब वाली वकील थे। और इधर मैडम एक दूसरे जज ने इस बात पर जोर दिया कि ये फंडामेंटल राइट है, ये आदमी की चॉइस के ऊपर है। अगर लड़की बुर्का पहनना चाहती है और मैं ये कह रहा हूँ कि स्कूल में अब तक कोई भी टीवी चैनल वाला ये नहीं दिखा सका कि कोई लड़की हिजाब के साथ स्कूल में बैठी है। अगर ड्रेस कोड के साथ कोई लड़की अपना सर ढक ले तो मैं ये समझता हूं कि ना तो भारत के संविधान को कोई अवहेलना हो रही, ना किसी के दिल को आज़ादी हो रही। ये अपनी उसके अंदर अपनी अपनी मान्यता को पूरा करने की वो कोशिश की। और कोई लड़की नहीं ढक रही तो ये उसकी जिम्मेदारी होता होगा। सर यूनिफॉर्म का कोई तो मतलब होता होगा मैडम। यूनिफॉर्म में तो सरदार लोग अपनी पगड़ी बन के आ रहे हैं। सरदार को माना यूनिफॉर्म है सर, यूनिफॉर्मिटी के लिए यूनिफॉर्म है। और किसी के यूनिफॉर्म का रुपट्टा, यूनिफॉर्म का रुपट्टा अगर कोई अपने सर पे डाले उसी संविधान में गारंटीड है, जिसमें इंडिविजुअल राइट्स गारंटीड है, जिसमें मैं ये पूछना चाह रहा हूं स्कूल के ड्रेस कोड को क्या तकलीफ हो गई? एक लड़की जो अपने सीने पे दुपट्टा डाली है वो अगर अपने सर पे दुपट्टा लगा ले, आपको क्लासरूम तक हिजाब पहनने पर पाबंदी नहीं है। क्लासरूम के भीतर हिजाब को लेकर पाबंदी लगाई गई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में। हिजाब पर कोई पाबंदी नहीं लगा दी गई है इस देश में। जो ये बहस आप लोगों ने नए लेवल पर ले जाने की कोशिश आप लोग लगातार कर रहे हैं। श्रीराज नायर, ठीक है सर, सुन लीजिए श्रीराज नायर। देखिए अदिति जी, अभी आपने हमारे माननीय कार्याध्यक्ष जी को भी सुना। आज एक लार्जर कॉन्स्टिट्यूशन सीजीआई को ये पूरा मैटर रेफर किया गया है और हम सब जानते हैं कि अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के अपने अपने रूल्स रेगुलेशंस, एक डेकोरम होता है और उसका सभी ने पालन करना चाहिए। ये आज हिजाब का इशू तो पूरे विश्व में गूंज रहा है। आज देख रहे हैं ईरान में क्या हो रहा है। आज जो लड़ाई है, हमारे केरल में कहावत है जामवंत युग में ले जाना, और अंग्रेजी में कहते हैं स्टोन एज में ले जाना। स्टोन एज वर्सेस मॉडर्निटी। आज के युग में आप महिलाओं को किस तरफ लेकर जाना चाहते हैं? ईरान जैसे रूढ़िवादी एक ऐसे जहां पर इतनी कट्टरता है, वहां पर केवल महिलाएं नहीं, आज का एडिटोरियल टाइम्स ऑफ इंडिया में पुरुष भी कंधे से कंधा मिलाकर इस हिजाब के लिए, आप एडिटोरियल पढ़ लीजिए आज के टाइम्स ऑफ इंडिया का। अब पुरुष भी, हम ऐसे दंगाइयों बलवाइयों जो गैर कानूनी कृत्य में संलिप्त लोग हैं उनके खिलाफ लगातार कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। एक सवाल सर ये है कि ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं, महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।